Hello children, today we will continue discussing our first chapter of civics, the Indian Constitution. And today's topic is the Indian Constitution and its key features. Till now in this chapter we have discussed why does a country need a constitution, कि किसी कंट्री को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, क्या क्या पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम आते हैं मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कब किया गया और क्यों किया गया और उसमें उसके मेन फीचर्स क्या हैं, वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट दैट। Starting from by the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle independence from British rule for several decades. ये आपको पता है कि बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी से ही जो है वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्ट्रगल थे इंडिया के, वो क्या कर रहे थे, वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, भारत की इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए किससे, ब्रिटिश रूल से, जो ब्रिटिश रूल ने हमारे ऊपर कंट्रोल कर रखा था, उससे इंडिपेंडेंस लेने के लिए जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट चला रखा था। इंडियन नेशनल मूवमेंट मीन्स जो नेशनलिस्ट हुए हैं, जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, वो कंटिन्यूसली जो है जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तब तक जो है इस मूवमेंट को, ये आंदोलन जो है चलते रहे हैं। तो इसलिए जो है इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट बोला जाता है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड ए great deal of time to imagine and planning what a free India would be like. जब वो इंडियन क्या कर रहे थे, इंडियंस जो हैं जब स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम पाने के लिए, तो वो क्या इमेजिन करते थे, वो क्या प्लान करते थे कि जो है हम जो है ब्रिटिशर से जो फ्री होंगे, जब ये हमें छोड़कर जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे, तो उसके बाद इंडिया कैसा होगा। ये सारी इमेजिनेशन जो है काफ़ी सालों पहले से ही जो है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनके माइंड में चल रही थी। प्लानिंग और इमेजिनेशन जो है वो कंटिन्यूसली जो है चल रही थी। जैसा कि हम क्या करते हैं, हम जब पढ़ाई करते हैं, वी आर स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम पढ़ने के बाद जो है ये बनेंगे, ये काम करेंगे। कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट की सोचता है, कोई टीचर बनने की सोचता है। तो ये सारी प्लानिंग पहले ही होती है। तो ऐसे ही जो जब स्ट्रगल चल रही थी, तो उस टाइम जो है जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने प्लान कर रखा था, इमेजिनेशन थी उनकी कि जब हम इंडिया फ्री होगा तो इंडिया कैसा होगा, किन रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा, वो सारी चीज़ें पहले ही सोच रखी थी। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड ओबे रूल दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, यानी उन्होंने देख रखा था कि वो ब्रिटिश के अंडर में क्या करते थे, उनको जो ब्रिटिशर्स जिस रूल को फॉलो करने के लिए कहते थे वो उनको ओबे करना पड़ता था। उनका डिसीजन मेकिंग में जो है कोई रोल नहीं था। रूल्स रेगुलेशन बनाने में इंडियंस का जो है कोई रोल नहीं था। इंडिया के लोग थे, इंडिया में ही रह रहे थे, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन नहीं बना सकते थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथराइटेशन रूल अंडर द colony state convinced Indians that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. जब उन्होंने देखा जो ऑथोरिटेरियन जो रूल था, यानी ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे थे, जो कॉलोनियल रूल था, तो उस टाइम जो है इंडियंस ने ये तय कर लिया था, दे वर कन्विंस्ड दैट, कि अगर जब इंडिया फ्री होगा तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल होगा, डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेटिक रूल में, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वेयर एवरीवन शुड बी
ट्रीटेड एज इक्वल, सबको जो है समान रूप से देखा जाएगा। और क्या होगा, एंड वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में सबका जो है इक्वली राइट होगा, वो गवर्नमेंट फॉर्म करने में वो सब इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक डेमोक्रेसी के की फीचर्स होते हैं कि डेमोक्रेसी में सबको जो है समान रूप से वो ट्रीट किया जाता है। What remained to be done that then was to work out the ways which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. अब क्या था कि फ्री हो गया था इंडिया, तो उसके बाद फ्री होने के बाद कि कैसे जो है काम होगा, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है सेटअप होगी, ये सारी चीज़ें, ये सारा काम जो है वो अब सोचा जाने लगा था कि किस तरह से गवर्नमेंट सेट होगी और वो क्या क्या किस तरीके से काम करेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, किन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगी, फंक्शन करेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं अब करना बाकी था। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन, अब ये इतना बड़ा काम था कि कोई एक आदमी तो उसको कर नहीं सकता था, बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 people who became members of the constituent assembly। अब ये काम किसने किया, पूरे इंडिया से, मैंने पहले बताया था कि अराउंड 300 पीपल्स जो हैं वो मिल बैठकर जो है उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जिसको संविधान सभा बोला गया है। उसका क्या काम था, उसका काम था संविधान को क्रिएट करना, संविधान को ड्राफ्ट करना, यानी हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ये काम जो है इन 300 पीपल्स का था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, जो कि संविधान सभा इन 1946 में बनी थी। ये मैंने पहले भी बताया था। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एंड हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो लगातार जो हैं टाइम टू टाइम जो हैं वो मिलते रहे और उनकी मीटिंग्स होती रही, और अबाउट 3 years जो है उन्होंने लिया, 3 साल में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का या बनाने का काम जो है वो कंप्लीट किया। These members of Constituent Assembly had a huge task before them। अब ये कोई ऐसा इजी टास्क तो था नहीं कि इंडिया के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। उसके पीछे रीज़न क्या था कि इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री एंड इट हैज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी और सो मैनी चैलेंजेस बिफोर देम। उस टाइम जो है बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं कंट्री के सामने थे, तो उस टाइम पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, इट वाज नॉट ए इजी टास्क, इट वाज ह्यूज टास्क। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर्स। मैंने बताया कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। आपको कि जगह जगह जो है वो लैंग्वेज चेंज होती है इंडिया में, सबके रिलीजन्स जो हैं, धर्म जो हैं वो भी डिफरेंट थे, और सबके कल्चर्स जो हैं वो भी अलग अलग थे। डिस्टिंक्ट कल्चर यानी कोई अपने पहनावा किसी का कैसा होता है, कोई खाता कैसा है, तो ये सारी चीज़ें इंडिया में जो हैं वो काफ़ी जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो एक तो मेन चैलेंज ये था कि उस पूरी डाइवर्सिटी को, यानी उन पूरे लोगों को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के देना था जिस पर सभी जो हैं वो सहमत हो सकें, सभी जो है उसको एक्सेप्ट कर सकें। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। अब ये क्या था, टर्मोइल तो होता है कि एक तरीके से अस्त व्यस्त होना, सब कुछ जो है हर जगह जो है एक तरीके से अस्त व्यस्त का माहौल होना, मीन्स कुछ भी सही नहीं होना देश में। तो उस टाइम जब ये लिखा जा रहा था तो आपको पता है कि उस टाइम इंडिया का पार्टीशन हुआ था। पार्टीशंस की जो
स्टोरी है, घटना है, वो भी काफ़ी जो है पेनफुल है। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट। सम ऑफ the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of the people appeared dismal. ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फेस कर रही थी, और उनको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था कि डाइवर्सिटी बहुत थी, ऊपर से पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया था, तो उस टाइम भी काफ़ी जो है टर्माइल, एक तरीके से भूचाल जो है आया हुआ था। और कुछ आपको पता है कि पहले प्रिंसली स्टेट होते थे, राजे रजवाड़ों के स्टेट होते थे, जो कि इंडिया में इंडिया के अंडर का आने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आपको पता है कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को एक करके पूरे इंडिया को वो इंडिया के अंडर लाए थे। और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ये क्या है कि उस टाइम आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इतना लूट लिया था इंडिया को कि हमको तो कुछ यहाँ पर तो कुछ छोड़कर ही नहीं गए थे। तो कंडीशन भी काफ़ी लोगों की डिसमल काफ़ी पुअर थी, खाने पीने का भी जो है इतना ज़्यादा वो फैसिलिटी नहीं थी हमारे यहाँ पर एट द टाइम ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आगे थे। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारी चीज़ें जो हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, बना रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में थी। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity। लेकिन उन्होंने इन सब चैलेंजेस से पार पाते हुए दे रोज टू द ओकेजन मीन्स उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि इस कंट्री को, हमारे इंडिया को, एक विजनरी डॉक्यूमेंट यानी जो आगे भविष्य को, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने वाला एक डॉक्यूमेंट दिया है, जिसमें क्या होगा कि सबके लिए रिस्पेक्ट होगी। यानी किसी को भी, जो आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कल्चर के बेस पर किसी से ना तो कोई डिस्पैरिटी होगी, भेदभाव किया जाएगा, और साथ ही साथ जो नेशनल यूनिटी भी बनी रहेगी कि इंडिया एक है लेकिन डाइवर्स जो कल्चर्स कम्युनिटी वो इजीली रह सकते हैं, और सबने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक्सेप्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms, as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative। ये सारी बातें लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फाइनल डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, कि कैसे हम जो हैं हमारी पॉवर्टी को जो है वो इरेडिकेट, ख़त्म करें, और लोगों के जो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसमें भी सुधार लाएं, ताकि जो हैं लोग क्या करें, इजली जो हैं इंडिया में रह सकें विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी कंसर्न फॉर देयर वेलबींग। और इसने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी लिखी गई है कि ये क्या करता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कोई भी पर्सन हो कंट्री का, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को फ्री माइंड से जो है वो चूज कर सकता है अपनी इच्छा से, जिसको जो पसंद हो। जैसे राइट टू वोट जो मिला है वो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो ये सारी बातें थी। आगे हैं अब कुछ की फीचर्स हैं इंडिया के जो कि हम डिस्कस करेंगे। देर आर 5 की फीचर्स गिवन इन योर बुक। सबसे पहले आता है फेडरलिज्म, फिर आता है आपका सेपरेशन, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, फिर आता है फंडामेंटल राइट्स, एंड लास्ट सेकुलरिज्म। ये 5 आपके की फीचर्स दिए गए हैं बुक में। तो आज हम फर्स्ट की जो फीचर है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फेडरलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? सबसे पहले तो आपके लिए ये न्यू वर्ड है, फेडरलिज्म होता क्या है। इसमें सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। इट रिप्रेजेंट्स द
एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी कंट्री में जो है एक से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट होगी तो उस गवर्नमेंट को, उस कंट्री को फेडरल कंट्री कहा जाएगा। वो होता है फेडरलिज्म, कि किसी कंट्री में एक लेवल से ज़्यादा को, एक लेवल मीन्स जैसे हमारे यहाँ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। सबसे पहले पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं। उसके बाद हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होगी, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, तो वो होती है स्टेट गवर्नमेंट, उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। फिर जो थर्ड गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। लोकल गवर्नमेंट मीन्स जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो म्यूनसिपैलिटी होती हैं, जो गाँव में क्या होती है पंचायत होती हैं, पंचायती राज सिस्टम जो होता है आपने पीछे बुक में पढ़ा है 6th-7th में, तो वो होती हैं आपकी क्या होती है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। तो देर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। और फेडरलिज्म किसको बोला जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी उसको फेडरलिज्म या फेडरल कंट्री कहा जाएगा। अब इसकी नीड क्यों हुई हमारी कंट्री में, वाई डज वी नीड ए फेडरलिज्म और वाई डज ए कंट्री नीड ए फेडरल गवर्नमेंट। अब इसका भी कुछ ना कुछ रीज़न है। हमारी कंट्री आपको पता है कि द वास्ट numbers of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। ये कहा गया है कि आपको पता है कि इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री एंड इट हैज़ lot of diversity in terms of language, in terms of culture, caste. So to represent the diversity of the country, we need more than one level of government। हमें जो है वो एक लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट की नीड होगी। केवल और केवल न्यू दिल्ली में बैठे हुए कुछ पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोले जाते हैं वही सब के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, वही सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा, इंस्टेंट इट वाज इम्पोर्टेंट टू have another level of government in the states so that decisions could be made for the particular area। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें स्टेट लेवल पर भी जो है वो अलग अलग स्टेट लेवल की भी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो वहाँ के उस पर्टिकुलर एरिया के डिसीजन को जो है वो इजीली ले सके, क्योंकि वो वहाँ के बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी। वाइल ईच स्टेट in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government। अब ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन कहती है कि while each states, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में से लिखा गया है कि हर स्टेट जो है अपनी पावर्स की ऑटोनॉमी, यानी जो पावर्स उसके पास है वो उसकी ऑटोनॉमी यानी उसका जो स्वायत्ता, उसका जो एकाधिकार है वो उसको इंजॉय करता है, यानी स्टेट को अलग अलग पावर दी गई है। लेकिन कुछ जो नेशनल इश्यूज होते हैं, नेशनल कंसर्न के जो इशू होते हैं उसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करती हैं। उसके लिए तो हर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के लॉज को फॉलो करना होगा। ये क्यों किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे दी जाए तो वो क्या करेगा, आगे चलकर हो सकता है वो अपने लिए अलग ही कंट्री की डिमांड करने लगे कि हम तो इस कंट्री के अंडर आते नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते नहीं, हम तो इनके लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बैलेंस रखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज दैट ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी लिस्ट बना दी गई, देर आर 3 लिस्ट
3 लिस्ट हैं जिनको हम सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी ऐसे इश्यूज पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा डिफाइन किया गया है कि किन इश्यूज पर लॉज कौन सी गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज कौन से हैं रिलेटेड टू जो आपकी पब्लिक सेफ्टी वगैरह होती है, जो पुलिसिंग का होता है, ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो नेबरिंग कंट्री से रिलेशन, फॉरेन रिलेशंस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, तो पर्टिकुलर इश्यूज दिए गए हैं, तो लिस्ट बना दी गई, उसमें सारे डिफाइन किया गया है कि कौन से इश्यूज पर कौन सी गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। In addition, the Constitution also specifies where each tier of government can get money for the work that it does. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने आगे ये भी स्पेसिफाई किया है कि किस टीयर होता है लेवल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कि कौन से टीयर की गवर्नमेंट को जो है पैसा कैसे मिलना है, कहाँ से मिलना है, तो ये सारी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली डिफाइन की गई। Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. ऐसा नहीं है कि अब जो फेडरलिज्म में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कि केवल उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के रूप में ही काम करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को, नहीं, उनकी भी अपनी जो है अलग से पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन दी गई हैं, जो कि स्टेट्स को दी गई है, और उन पावर्स की वो अपना तरीके से जो उनको यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि खाली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वही स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा, उसको पर्टिकुलर पावर्स दी गई। पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो हमारे इंडिया में जो पर्सन लोग हैं वो क्या करते हैं, ये लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं और जो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है सबको काम करना पड़ता है, सबको रहना पड़ता है। तो ये था फेडरलिज्म, वेयर देयर इज ए मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उस कंट्री को फेडरल कंट्री कहा जाता है। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।